नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। ये हमारे देश की जो विविधता है, अलग अलग समुदायों की जरूरतें हैं, उनको पहचानता है, उनको जगह देता है। और इसी की एक मिसाल है संविधान का भाग 21। इसमें आर्टिकल्स 371 से लेकर 371 जे तक कुछ खास प्रावधान है जो कुछ राज्यों पर लागू होते हैं। सही कहा। ये कुल मिलाकर 12 राज्य हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी, फिर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। तो आज हम इन्हीं आर्टिकल्स पर एक गहरी पड़ताल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये विशेष प्रावधान आखिर हैं क्या, क्यों लाए गए। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं थे। मतलब जब संविधान बना था तब ये नहीं थे। हाँ, इन्हें बाद में संशोधनों के जरिए मतलब अमेंडमेंट्स के जरिए जोड़ा गया, अक्सर तब जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था या किसी राज्य की कोई खास जरूरत सामने आई। तो इनका मकसद क्या था, मतलब क्यों जरूरत पड़ी इन विशेष प्रावधानों की? देखिए, मकसद अलग अलग राज्यों के हिसाब से थोड़ा अलग है। कहीं पर किसी क्षेत्र की खास उम्मीदें थीं, एस्पिरेशंस थीं, उन्हें पूरा करना था। कहीं पर खासकर जो जनजातीय समुदाय हैं, उनके सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करनी थी, मतलब उनके कल्चर और इकोनॉमी को बचाना था। और कहीं कानून व्यवस्था का भी मामला था शायद। बिल्कुल। कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना भी एक बड़ा कारण था इन प्रावधानों को लाने का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन प्रावधानों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 371 से। ये महाराष्ट्र और गुजरात पर लागू होता है ना? हाँ, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लिए है। इसमें राज्यपाल को मतलब गवर्नर को एक विशेष जिम्मेदारी, एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या है वो जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये है कि राज्यपाल इन राज्यों के कुछ खास इलाकों के लिए अलग विकास बोर्ड्स, माने सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, कौन सी इलाके हैं ये? महाराष्ट्र में है विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी बचा हुआ महाराष्ट्र, और गुजरात में है सौराष्ट्र, कच्छ और बाकी गुजरात। ओके, और ये विकास बोर्ड करेंगे क्या? इनका काम क्या होगा? इनके 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये बोर्ड कैसे काम कर रहे हैं, इसकी एक सालाना रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने रखेंगे। ठीक है। दूसरा, ये सुनिश्चित करेंगे कि इन इलाकों के विकास के लिए जो पैसा है, जो फंड्स हैं, उनका बंटवारा न्याय संगत हो, मतलब इक्विटेबल एलोकेशन हो, जरूरत के हिसाब से। यानी ऐसा ना हो कि सारा पैसा कहीं और लग जाए और ये इलाके पिछड़ जाएं। बिल्कुल सही। और तीसरा काम है कि इन क्षेत्रों के लोगों के लिए तकनीकी शिक्षा, मतलब टेक्निकल एजुकेशन, और व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग के पर्याप्त मौके हों। और नौकरियों का भी जिक्र है। हाँ, राज्य सरकार की नौकरियों में भी इन लोगों को पर्याप्त अवसर मिले, ये सुनिश्चित करना भी इन बोर्ड्स की जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो ये एक तरह से पिछड़े इलाकों के विकास को गति देने और क्षेत्रीय असंतुलन कम करने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिससे विकास पर फोकस रहे। अब आते हैं आर्टिकल 371 ए पर। यस। नागालैंड के लिए यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, ये बहुत खास है। आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए है और इसके प्रावधान काफी अनोखे हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात बताइए। वो ये कि संसद के बनाए कुछ कानून, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट्स, नागालैंड पर सीधे लागू नहीं होंगे। सीधे लागू नहीं होंगे मतलब जब तक नागालैंड की राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, खुद ये फैसला ना ले कि हाँ ये कानून हमारे यहाँ लागू होना चाहिए, तब तक वो लागू नहीं होगा। अच्छा, ये किन मामलों पर लागू होता है? ये 4 मुख्य मामलों पर लागू होता है। 1, नागा लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, उनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस। ओके। दूसरा, नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, मतलब उनका कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, जो उनके पुराने रीति रिवाजों पर आधारित कानून है। तीसरा, नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन, जिसमें नागा रूढ़िजन्य विधि शामिल हो, मतलब सिविल और क्रिमिनल जस्टिस, जहां उनका कस्टमरी लॉ लगता हो। ठीक है। और चौथा, जमीन और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। वाकई ये तो बहुत बड़ा अधिकार है राज्य विधानसभा के पास। ये नागा पहचान और स्वायत्ता को संवैधानिक मान्यता देता है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही है कि नागा लोगों की विशिष्ट पहचान और उनके हितों की रक्षा हो सके। इसमें राज्यपाल की भूमिका का भी जिक्र आता है, खासकर कानून और व्यवस्था को लेकर।
हाँ, वो भी बहुत अहम है। नागालैंड में खासकर पहले जो नागा समूहों द्वारा आंतरिक गड़बड़ी या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की स्थिति थी, उसे देखते हुए राज्यपाल को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो इस मामले में राज्यपाल कैसे काम करते हैं? क्या वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं? नहीं, यहीं पर खास बात है। इस विशेष जिम्मेदारी के मामले में राज्यपाल मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह तो लेते हैं, परामर्श करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने व्यक्तिगत निर्णय इंडिविजुअल जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब सलाह बाध्यकारी नहीं है। नहीं, और राज्यपाल का जो फैसला होता है वो अंतिम माना जाता है, फाइनल होता है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये जिम्मेदारी हमेशा रहेगी या खत्म भी हो सकती है? ये जिम्मेदारी तब तक रहती है जब तक राष्ट्रपति चाहें। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो निर्देश देकर इसे समाप्त कर सकते हैं। एक और बात है इसमें, केंद्र से मिले पैसों को लेकर। हाँ, राज्यपाल को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि केंद्र सरकार से अगर किसी खास काम के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है, तो वो उसी अनुदान मांग डिमांड फॉर ग्रांट में शामिल हो जिसके लिए वो आया है, किसी और काम में इस्तेमाल ना हो जाए। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। हाँ, और एक टोनसांग जिले का भी विशेष जिक्र है आर्टिकल 371A में। वहाँ क्या अलग व्यवस्था है? हाँ, टोनसांग जिला जो पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा का हिस्सा था, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी, खासकर शुरुआती सालों में। क्या व्यवस्था थी? एक रीजनल काउंसिल की बात है। बिल्कुल, आर्टिकल 371 कहता है कि टोनसांग जिले के लिए 35 सदस्यों वाली एक क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल होगी। और इस परिषद का गठन, सदस्य कैसे चुने जाएंगे, ये सब कौन तय करता है? ये सब तय करने के नियम बनाने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। मतलब परिषद का गठन कैसे होगा, सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, उनका कार्यकाल, उनकी योग्यताएं, वेतन, भत्ते, काम करने की प्रक्रिया, परिषद के कर्मचारी और उनकी सेवा शर्तें, ये सब राज्यपाल तय करेंगे। ओके। और इस परिषद के बनने के बाद टुयंगसोंग जिले पर कुछ खास नियम लागू होते थे? हाँ, परिषद के गठन के बाद से 10 साल तक या अगर राज्यपाल चाहें तो उससे ज्यादा समय तक टुयंगसोंग जिले का प्रशासन कुछ खास तरीके से चलता था। कैसे? पहली बात, जिले का प्रशासन सीधे राज्यपाल द्वारा चलाया जाता था। अच्छा, मतलब राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं। उस अवधि के लिए, हाँ। दूसरी बात, केंद्र सरकार से जो पैसा नागालैंड सरकार को मिलता था, उसमें से टुयंगसोंग जिले के विकास के लिए कितना हिस्सा दिया जाएगा, ये तय करने का अधिकार राज्यपाल के विवेक, डिस्क्रिशन पर था। वो तय करते थे कि कितना आवंटन न्याय संगत है। और नागालैंड विधानमंडल के कानून वो लागू होते थे? वो तभी लागू होते थे जब राज्यपाल क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश पर ऐसा निर्देश देते थे। बिना राज्यपाल के निर्देश के राज्य का कोई कानून तुइनसैंग पर लागू नहीं होता था। ये तो काफी स्वायत्तता थी एक तरह से जिले के स्तर पर। हाँ, और राज्यपाल को यह भी अधिकार था कि वो जिले में शांति, प्रगति और सुशासन, मतलब पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए विनियम, रेगुलेशंस बना सकते थे। ये विनियम कितने शक्तिशाली थे? ये इतने शक्तिशाली थे कि ये संसद के किसी अधिनियम सहित उस समय लागू किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित कर सकते थे, अगर वो तुइनसांग जिले पर लागू होता हो। अरे वाह! और सरकार में भी तुइनसांग का प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया गया? नागालैंड विधानसभा में जो सदस्य तुइनसांग जिले का प्रतिनिधित्व करते थे, उनमें से एक सदस्य को तुइनसांग मामलों का मंत्री, मिनिस्टर फॉर तुइनसांग अफेयर्स, नियुक्त किया जाना जरूरी था। ये मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते थे। तो तुइनसांग से जुड़े सभी मामलों में अंतिम निर्णय किसका होता था? सीधे चुने नहीं जाते थे। हाँ, ये भी एक खास बात थी। नागालैंड विधानसभा में तुइनसांग जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि क्षेत्रीय परिषद द्वारा चुने जाते थे। और इन सब मामलों में राज्यपाल जो भी करते थे उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? नहीं, आर्टिकल 371A साफ कहता है कि राज्यपाल द्वारा अपनी विशेष जिम्मेदारी के तहत किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? तुइनसांग जिले के जो डिप्टी कमिश्नर होते थे, वो इस क्षेत्रीय परिषद के पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे। और उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन परिषद के सदस्य अपने में से ही चुनते थे। तो ये तुइनसांग वाली व्यवस्था काफी विस्तृत और खास थी, जो समय के साथ बदली होगी। हाँ, ये शुरुआती दौर के लिए थी ताकि क्षेत्र का एकीकरण और विकास हो सके। अब स्थिति अलग है। ठीक है, नागालैंड के बाद अब आगे बढ़ते हैं असम की ओर। आर्टिकल 371B, इसमें क्या है? आर्टिकल 371B असम के लिए है।
ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे असम विधानसभा की एक कमेटी के गठन और कार्यों के लिए प्रावधान करें। कैसी समिति? इसमें कौन लोग होंगे? इस समिति में वो सदस्य होंगे जो असम विधानसभा में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों ट्राइबल एरिया से चुनकर आए हैं। ये कौन से जनजातीय क्षेत्र हैं? ये वही क्षेत्र हैं जो संविधान की 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में बताए गए हैं, जैसे कि उस समय के नॉर्थ कचार हिल्स, कार्बी अंगलोंग और अब बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो इन इलाकों से चुने गए विधायक इस समिति में होंगे और कोई? हाँ, इनके अलावा राष्ट्रपति कुछ और सदस्यों को भी इस समिति के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसा उन्हें ठीक लगे। और इस समिति का उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के हितों का विधानसभा के स्तर पर विशेष ध्यान रखा जा सके। उनके विकास और प्रशासन से जुड़े मामलों पर यह समिति विचार करती है। ठीक है, अब असम के बाद अगला राज्य है मणिपुर। आर्टिकल 371C, क्या ये असम जैसा ही है? कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन मणिपुर के संदर्भ में आर्टिकल 371C भी राष्ट्रपति को अधिकार देता है। किस बात का अधिकार? कि वे मणिपुर विधानसभा की एक समिति बनाने का प्रावधान कर सकते हैं। इस समिति में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों हिल एरियाज से चुने गए विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। यहाँ हिल एरियाज से मतलब है? हाँ, मणिपुर में जो भौगोलिक रूप से पहाड़ी इलाके हैं उन्हें राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा हिल एरियाज के रूप में परिभाषित करते हैं। उन क्षेत्रों से जो विधायक चुनकर आते हैं वो इस समिति का हिस्सा होंगे। और इस समिति का काम क्या होगा? इसका काम भी वही है, पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन और विकास से जुड़े मामलों पर ध्यान देना, विचार विमर्श करना। क्या इसमें राज्यपाल की भी कोई भूमिका है? हाँ, राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल को एक विशेष जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। क्या जिम्मेदारी? ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि ये जो पहाड़ी क्षेत्रों वाली समिति है ये ठीक से काम करे, इसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो। और इसके अलावा राज्यपाल को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हर साल एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी होती है। अच्छा, मतलब केंद्र सरकार सीधे निगरानी रख सकती है। हाँ, और केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश भी दे सकती है। तो असम और मणिपुर दोनों में ही जनजातीय या पहाड़ी क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए विधानसभा के भीतर एक समिति बनाने का प्रावधान है। हाँ, ये एक तरीका है इन क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों को राज्य की मुख्यधारा की राजनीति और प्रशासन में जगह देने का। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिण की ओर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इनके लिए आर्टिकल्स 371D और 371E है। आर्टिकल 371D तो अब दोनों राज्यों पर लागू होता है ना, 2014 के बाद। हाँ बिल्कुल, जब 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर तेलंगाना बना तो आर्टिकल 371D के प्रावधान तेलंगाना पर भी लागू कर दिए गए। ये दोनों राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस बारे में? रोजगार और शिक्षा से जुड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 371D का मुख्य उद्देश्य है राज्य के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और शिक्षा के मामलों में समान अवसर और सुविधाएं, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज सुनिश्चित करना। किस तरह की सुविधाएं और अवसर? इसके लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे राज्य सरकार को निर्देश दें। कैसे निर्देश? जैसे कि राज्य सरकार के अधीन जो सिविल पद हैं, सिविल पोस्ट्स हैं, उनको राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए विभिन्न स्थानीय कैडर्स, लोकल कैडर्स में संगठित किया जाए। स्थानीय कैडर मतलब? इलाके के हिसाब से पद बांटना। हाँ, एक तरह से। और फिर उन कैडरों में सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान किया जाए। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर इलाके के लोगों को अपने ही क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में मौका मिले। और शिक्षा के मामले में? राष्ट्रपति ये भी प्रावधान कर सकते हैं कि राज्य के किसी हिस्से या किन्हीं हिस्सों के लोगों को राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में या राज्य के किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रवेश के मामले में वरीयता, प्रेफरेंस दी जाए या उनके लिए आरक्षण, रिजर्वेशन किया जाए। मतलब किसी खास इलाके के लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व हो सकती हैं? हाँ, चाहे वो सीधी भर्ती हो या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। ये उस क्षेत्र के लोगों को समान अवसर देने के लिए किया जा सकता है। ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है क्षेत्रीय संतुलन के लिए। बहुत ज्यादा। और इसी से जुड़ा एक और प्रावधान है आर्टिकल 371D में। वो क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात। हाँ, राष्ट्रपति राज्य के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान कर सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ये न्यायाधिकरण राज्य सरकार के अधीन जो सिविल पद हैं उन पर नियुक्ति, आवंटन या पदोन्नति से संबंधित जो भी विवाद या शिकायतें हैं उनका निपटारा करेगा। मतलब रिक्रूटमेंट, अलॉटमेंट या प्रमोशन से जुड़े डिस्प्यूट्स।
तो ये एक तरह की स्पेशल कोर्ट हो गई सरकारी नौकरी के मामलों के लिए। हाँ, कह सकते हैं। और खास बात यह है कि इस ट्रिब्यूनल का जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। मतलब हाई कोर्ट इन मामलों में सीधे दखल नहीं दे सकता। तो फिर अपील कहाँ होगी? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी अदालतों और ट्रिब्यूनल्स का अधिकार क्षेत्र इन मामलों से हटा दिया गया है। और क्या राष्ट्रपति इस ट्रिब्यूनल को खत्म भी कर सकते हैं? हाँ, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अब इस ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है तो वे इसे समाप्त अबॉलिश भी कर सकते हैं। ये तो हुआ आर्टिकल 371D। अब आर्टिकल 371E क्या है? आर्टिकल 371E बहुत सीधा सा है। ये संसद को, पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए कानून बनाए। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की स्थापना इसी के तहत हुई होगी? संभवतः हाँ, ये संसद को शक्ति देता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ये प्रावधान मुख्य रूप से रोजगार और शिक्षा में क्षेत्रीय समानता लाने पर केंद्रित है। बिल्कुल। चलिए अब उत्तर पूर्व की ओर लौटते हैं। अगला राज्य है सिक्किम। आर्टिकल 371F ये 1975 में जोड़ा गया था जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना। हाँ, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और आर्टिकल 371F जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। क्या है वो मुख्य बातें? पहली बात, सिक्किम की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 30 सदस्य होंगे। आमतौर पर छोटे राज्यों के लिए ये संख्या 60 होती है, लेकिन सिक्किम के लिए 30 रखी गई। और लोकसभा सीट? सिक्किम के लिए लोकसभा में 1 सीट आवंटित की गई है और पूरा सिक्किम राज्य ही एक संसदीय क्षेत्र, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। आर्टिकल 371F में एक और महत्वपूर्ण बात है, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा के बारे में। हाँ, ये बहुत खास है। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो कानून बनाकर सिक्किम की विधानसभा की कुछ सीटों को राज्य की आबादी के विभिन्न वर्गों, डिफरेंट सेक्शंस के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने का प्रावधान करे। क्यों? ताकि उन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके, मतलब विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। क्या संसद इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी कर सकती है? हाँ, संसद उन सीटों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कर सकती है, जिनसे इन विभिन्न वर्गों के सदस्य चुने जाएंगे। ये प्रावधान शायद सिक्किम के विलय की शर्तों का हिस्सा रहा होगा। हाँ, ये सिक्किम के विशिष्ट जनसांख्यिकीय और ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखकर किया गया था, शांति बनाए रखने के लिए, पीस के लिए। और दूसरी, सिक्किम की जनसंख्या के सभी वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति, सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए समान व्यवस्था, इक्विटेबल अरेंजमेंट सुनिश्चित करने के लिए। तो इस मामले में राज्यपाल कैसे काम करते हैं? क्या वे अपने विवेक से फैसला लेते हैं? हाँ, इस विशेष जिम्मेदारी के निर्वहन में राज्यपाल अपने विवेक, डिस्क्रेशन से कार्य करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन होते हैं। ठीक है। एक और बात है कि राष्ट्रपति भारत के किसी कानून को सिक्किम में लागू कर सकते हैं? हाँ, राष्ट्रपति भारत के किसी भी हिस्से में लागू किसी भी कानून को कुछ प्रतिबंधों, रिस्ट्रिक्शंस या मॉडिफिकेशंस, संशोधनों के साथ सिक्किम राज्य में लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। तो ये सिक्किम के लिए काफी व्यापक प्रावधान है जो उसके भारत में विलय के समय किए गए थे। बिल्कुल। अब आते हैं मिजोरम पर। आर्टिकल 371G ये कुछ नागालैंड वाले प्रावधान जैसा लगता है। हाँ, इसमें काफी समानता है आर्टिकल 371A से। आर्टिकल 371G मिजोरम के लिए है और ये कहता है कि संसद का कोई भी अधिनियम, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कुछ खास मामलों में मिजोरम पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की राज्य विधानसभा ऐसा करने का निर्णय ना ले। वही 4 मामले जो नागालैंड के लिए थे। लगभग वही। पहला, मिजो धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, मिजो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस। दूसरा, मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, मिजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। तीसरा, नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन, जिसमें मिजो रूढ़िजन्य विधि शामिल हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग मिजो कस्टमरी लॉ। और चौथा, भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। तो यहाँ भी मिजो लोगों की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। सही कहा। और इसमें एक और प्रावधान है विधानसभा की सीटों को लेकर।
क्या है वो? मिजोरम विधानसभा, मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 40 सदस्य होंगे। ठीक है। मिजोरम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश। आर्टिकल 371H, इसमें क्या खास है? आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए है। इसमें राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ये नागालैंड जैसा ही है फिर? हाँ, प्रक्रिया वैसी ही है। राज्यपाल इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में मंत्री परिषद से परामर्श करने के बाद अपने व्यक्तिगत निर्णय, इंडिविजुअल जजमेंट से कार्य करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। और ये जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति के निर्देश पर खत्म हो सकती है। हाँ, अगर राष्ट्रपति चाहें तो निर्देश दे सकते हैं कि राज्यपाल की ये विशेष जिम्मेदारी अब नहीं रहेगी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या के बारे में भी कुछ है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 30 सदस्य होंगे। सिक्किम की तरह यहाँ भी न्यूनतम संख्या 30 रखी गई है। ओके, अब अगला राज्य है गोवा। आर्टिकल 371I, ये तो बहुत ही छोटा है। हाँ, ये सबसे संक्षिप्त प्रावधानों में से एक है। आर्टिकल 371I में केवल ये कहा गया है कि गोवा विधानसभा, गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 30 सदस्य होंगे, बस इतना ही। यहाँ कोई विशेष जिम्मेदारी या समिति वगैरह कुछ नहीं? नहीं, इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूनतम सदस्य संख्या बताई गई है। ठीक है, और अब हम आते हैं सबसे आखिर में जोड़े गए प्रावधान पर, आर्टिकल 371J, जो कर्नाटका के लिए है। हाँ, ये 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया। ये कर्नाटका के हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है। हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें 6 जिले आते हैं: गुलबर्गा, अब कालाबुरागी, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर और बल्लारी। तो इस क्षेत्र के लिए क्या विशेष प्रावधान है? आर्टिकल 371J राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे कर्नाटक के राज्यपाल के लिए प्रावधान करें कि उनकी इस क्षेत्र के संबंध में एक विशेष जिम्मेदारी होगी। कैसी जिम्मेदारी? महाराष्ट्र और गुजरात जैसा कुछ? हाँ, काफी कुछ वैसा ही। इस जिम्मेदारी में कुछ चीजें शामिल हैं। पहली, इस क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करना। ठीक है, जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये सुनिश्चित करना कि इस बोर्ड के कामकाज पर एक रिपोर्ट हर साल राज्य विधानसभा के सामने रखी जाए। तीसरी, इस क्षेत्र के लिए विकास व्यय हेतु निधियों का समान आवंटन, इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर सुनिश्चित करना। मतलब विकास के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है वो इस क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से मिले। और शिक्षा और रोजगार के बारे में, जैसे आंध्रा तेलंगाना में था? हाँ, वो भी है। चौथी बात, इस क्षेत्र के छात्रों के लिए क्षेत्र में स्थित शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स करना। और नौकरियों में? पांचवी बात, इस क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए जो यहीं के रहने वाले हैं, राज्य सरकार की नौकरियों में या राज्य सरकार के अधीन किसी निकाय या संगठन में पदों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट करना। तो ये प्रावधान हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लाया गया था। हाँ, बिल्कुल। इसका उद्देश्य यही था कि एक संस्थागत तंत्र, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित किया जाए। किस लिए? ताकि विकास के लिए फंड्स का समान आवंटन हो, जो विकास की जरूरतें हैं वो पूरी हों, मानव संसाधन का विकास हो, मतलब लोगों की स्किल्स बढ़ें और रोजगार को बढ़ावा मिले, स्थानीय कैडर बनाकर और आरक्षण देकर। लक्ष्य क्या था इसका? लक्ष्य था कि ये जो कर्नाटक का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, उसके विकास में तेजी लाई जाए और जो जिलों के बीच या क्षेत्रों के बीच असमानताएं हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज, उनको कम किया जाए। क्या राज्य विधानमंडल ने भी इसका समर्थन किया था? हाँ, राज्य विधानमंडल ने भी इस संशोधन का समर्थन किया था। तो ये थे आर्टिकल 371 से 371J तक के प्रावधान। हमारे स्रोत में एक टेबल 77.1 भी है जो इन सभी आर्टिकल्स और संबंधित राज्यों को संक्षेप में बताती है, जो सुनने वालों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। हाँ, वो एक अच्छा क्विक रेफरेंस है। तो इन सब प्रावधानों को देखकर क्या लगता है? इनका निचोड़ क्या है? ये क्या दर्शाते हैं भारतीय संविधान के बारे में? देखिए, ये सभी प्रावधान दिखाते हैं कि भारत का संविधान कितना लचीला, फ्लेक्सिबल है और कितना जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिव है। ये देश की ज़मीनी हकीकत को, क्षेत्रीय विविधता को, अलग अलग समुदायों की खास ज़रूरतों और ऐतिहासिक संदर्भों को पहचानता है। ये एक ही लाठी से सबको हाँकने वाला नजरिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। संविधान निर्माताओं ने और बाद में संसद ने ये समझा कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में कुछ क्षेत्रों या समुदायों को विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है।
और ये प्रावधान उसी जरूरत को पूरा करने के संवैधानिक उपकरण है। हाँ, चाहे वो पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो, जनजातीय पहचान की रक्षा हो या किसी राज्य की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों से निपटना हो, ये आर्टिकल्स एक रास्ता दिखाते हैं। ये भारत की एकता को विविधता का सम्मान करते हुए मजबूत करते हैं। सही कहा। ये दिखाते हैं कि भारत की विविधता को सिर्फ सहन नहीं किया गया, बल्कि उसे संवैधानिक स्तर पर जगह और सम्मान दिया गया है। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये प्रावधान दर्शाते हैं कि कैसे एक मजबूत केंद्र सरकार के ढांचे के भीतर भी राज्यों की या राज्यों के भीतर कुछ क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान और जरूरतों को समायोजित किया जा सकता है। ये संघवाद का एक अनूठा पहलू है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये प्रावधान हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे? ये सवाल भी मन में आता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि ये विशेष प्रावधान जो उस समय की विशिष्ट जरूरतों के लिए बनाए गए थे, क्या वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? या क्या भविष्य में इनकी जरूरत बदल सकती है या शायद खत्म भी हो सकती है, जैसे ट्विनसांग वाली व्यवस्था बदली? बिल्कुल। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, विकास का स्तर बदलता है, सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। तो यह संभव है कि कुछ प्रावधानों की जरूरत कम हो जाए या उनका स्वरूप बदलने की जरूरत पड़े। और इनका राज्यों के भीतर या राज्यों के आपसी संबंधों पर क्या असर पड़ता है? क्या इनसे कोई तनाव भी पैदा होता है? ये भी एक विचारणीय पहलू है। कभी कभी विशेष दर्जे की मांग या विशेष प्रावधानों के लागू होने के तरीके को लेकर राज्यों के भीतर या पड़ोसी राज्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। इनका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है, इस पर लगातार नजर रखने और विश्लेषण करने की जरूरत है। तो ये गहरे सवाल है जिन पर हमें सोचना चाहिए। ये प्रावधान संविधान की जीवंतता का प्रमाण तो है, लेकिन इनकी प्रासंगिकता और प्रभाव का मूल्यांकन भी समय समय पर होते रहना चाहिए। सही कहा, ये एक चलमान प्रक्रिया है। आज इस विस्तृत और गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने संविधान के एक बहुत ही नुअंस्ड पहलू को समझने की कोशिश की। धन्यवाद। यह वाकई एक महत्वपूर्ण विषय है।